हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जेएसएससी के लिए हम लोगों को दो पेपर, जो हमारे पेपर 2 और पेपर 3 हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पेपर 2 कम्प्लीटली लैंग्वेज रिलेटेड है। जो भी हमारे क्षेत्रीय भाषा है हमको उन पे काम करना होगा और उससे जो रिलेटेड साहित्य है या उनको पढ़ाई करनी होगी। विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन पेपर 3। मतलब पेपर 3 में जो 150 क्वेश्चन आने हैं, उन 150 क्वेश्चन को हम बेसिकली सबसे अच्छे से कैसे हैंडल करें। तो उसमें सबसे अच्छा पोर्शन जो था हमारा झारखंड था। तो वो काइंड ऑफ थ्योरी है जिसको कि हमको जीएस और ये पढ़ना है। अभी फ़िलहाल जो मैं बताने वाला हूँ वो बेसिकली बेस्ड होगा जो उसमें जनरल मैथ्स है और क्वांटिटेटिव मेंटल एबिलिटी है। तो क्वांट में 20 क्वेश्चन आने हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी में भी 20 क्वेश्चन आने हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन मुझे लगता है डील करने के लिए वो है परसेंटेज। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो है परसेंटेज के बेसिस पे ऊपर। तो अब इसमें दो चीज़ें, परसेंटेज इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी क्वांटिटेटिव के लिए कि इवन कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ कैट और बैंक पीओ और कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें अगर ये जनरल मैथ्स है तो वो फिर क्वांट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको परसेंटेज, तो ये जो परसेंटेज हम लोग आज पढ़ेंगे, आप इससे किसी भी लेवल का सवाल बना पाइएगा। नॉट ओनली जेएसएससी इसमें तो बनेंगे ही बनेंगे, इसके अलावा भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सॉल्व कर पाइएगा। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन परसेंटेज। ठीक है, ऐसे सब कोई जानता है कि परसेंटेज क्या होता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो फोकस्ड वे में एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। मतलब कि जो थोड़े टाइम मिलते हैं एग्ज़ाम में, मतलब 15, 20, 30 सेकंड, उसमें सवाल को कैसे बनाते हैं हम वो सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल, हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर का परसेंटेज जब करते हैं, मान लीजिए x कोई नंबर है तो उसका y परसेंटेज अगर मेरे को निकालना है तो हम क्या करते हैं, x का y/100, ये हो गया उसका y परसेंटेज। जैसे को 100 का 30% अगर हमको जानना है तो 100 का 30/100, 100 कट गया तो 30 उसका 30% हो गया। ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि हम लोग जानते हैं। अब ये तो बेसिक है, अब हम इसको समझेंगे कैसे शॉर्ट फॉर्म में या चीज़ों को जल्दी जानने के लिए। तो हमारा इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे MF। होता क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर? बोलने का मतलब कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को उसका 10% है जैसे, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.1। मतलब ये 1 कहाँ से आ गया, 1 प्लस 1 का 10% हम लिए, 1 का 10/100, ये कट गया, ये 10 यहाँ पे 0.1 दे देगा तो हमारा 1 प्लस 0.1 हमारा 1.1 आता है। मतलब ये 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं हम इसको। उसी तरह मान लीजिए 20% इंक्रीज़ होगा तो 1.2 होगा, 30% इंक्रीज़ होगा तो 1.3 होगा, 40% 1.4। अब इसी तरह लॉस में भी चल सकते हैं हम। मान लीजिए कि 10% का पीछे आना है हमको, 10% का नुकसान होता है, 10% कम पे जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 माइनस 1 का 10/100 मतलब 0.9। 15% अगर पीछे आ रहा है, 15% अगर नुकसान हो रहा है किसी चीज़ का, तो हमारा हो गया 0.85 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब
ये आपको आसान कैसे करेगा चीज़ों को समझेंगे। चलिए अब हम लोग सबसे बेसिक लेवल ऑफ सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए, अभी तो सारी जगह पे सेल सेल लिखा हुआ है। अब सिंपली मेरे को बताइए कि मान लीजिए यहीं पे देखते हैं, किसी आर्टिकल कोई शर्ट खरीदते हैं हम, उसका दाम लेट से आपको दिया हुआ है 1400 रुपये, ठीक है, उसके एमआरपी पे लिखा हुआ है और इस पर एक टैग लगाया हुआ है सेल, और बोलता है कि 30% सेल है। तो कितना होगा इसका प्राइस? सिंपल है, डिस्काउंट पे दे रहा 30%, मतलब 30% छुटकारा आपको दे रहा, छूट दे रहा है उस शर्ट पे। तो अब इसको हम कैसे जानेंगे कि उसका प्राइस क्या है? बेसिक अगर इजी लेवल के क्वेश्चन है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। तो 14 का है 30%, मतलब 30% का क्या मतलब हुआ? अब जो नॉर्मल में हम करेंगे तो हम ये करेंगे, 1400 का पहले 30% निकालेंगे, 420, और अब हम फिर 420, ये डिस्काउंट है तो अब 1400 में माइनस 420 करेंगे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल ज़िंदगी है। अब हम मेंटोस ज़िंदगी की तरफ चलेंगे। वो क्या होगा? वो होगा 30% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कि दाम कितना है उसका? दाम हो गया 70%। 70% है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 0.7। 0.7 हो गया तो आप डायरेक्ट 0.7 इंटू 1400 करेंगे। आपको पता है 14 7 98, 980 रुपये आंसर। ये तो आपको करने के लिए डायरेक्ट आदमी यहाँ से देख सकता है कि 30% 70% प्राइस है तो उसका जो मूल्य होगा 980 रुपये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको बनेगा। अब उसी तरह मान लीजिए कोई और चीज़ है, एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट से 900 रुपये का कोई चीज़ है, ठीक है, और आपको अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया, 40% मान लेते हैं डिस्काउंट दे दिए। ईजी है, करके देखिए। ऑब्वियस है कि 40 डिस्काउंट है मतलब 60% तो उसका दाम है जो कि हमको उसको पैसे पे करने हैं, मतलब कि 0.6 इंटू 900 मतलब 540 मेरे को पे करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझिए। ये एक तरीका हुआ, परसेंटेज से हम मल्टीपल टाइप ऑफ सवाल बना सकते हैं, इन द सेंस कि इसका यूज़ सभी जगह है। पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, मतलब कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, और उसका फिर हम यूज़ भी देखेंगे। तो 100% मतलब कि 1 है, सिंपल है। 1/2 जो होता है वो हो गया 50%। अब समझते रहना है। 1/3 जो होगा वो होगा 33.33% ऑल इन परसेंट। 1/4 जो होगा वो होगा 25%। 1/5 जो होगा वो होगा 20%। 1/6 जो होगा वो होगा 16.66%। 1/7 जो होगा वो होगा 14.28%, ठीक है ना। 1/8 जो होगा वो होगा 12.5%। 1/9 जो होगा वो होगा 11% 1/10 तो ऑब्वियस है कि 10% ही होना है। उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे, मतलब मेरे को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एक बार। 1/12 होगा आपका 8.33%। 1/13 सब कुछ कैलकुलेट है, ये तो अभी मतलब आपको डिवाइड देना है। 13 से 91 होता है, सिंपल है। और फिर 9, फिर लगभग 7.67। उसके बाद 1.414। अब 1.17 जो है आपका और 1.14 इसी के सिमिलर है।
7.14 बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद होता है तो आप एक बारी फ्रैक्शन 100 से भाग दे के देख लेंगे तो आपको एक बारी में याद हो जाना है। ठीक है, अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो समझने का है। तो इसका यूटिलाइजेशन पड़ेगा, हम कोई भी सवाल बनाएंगे। अब इसका मल्टीपल यूटिलाइजेशन होगा। हमारा टॉपिक्स जैसे कहाँ कहाँ, पहला होगा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, तीसरा मिक्सचर सेलिगेशंस में भी आप परसेंटेज का बहुत व्यापक रूप में यूज़ देखते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। फिर एक जो सवाल आता है ये आपका कि इतने आदमी ने इतने काम इतने दिनों में किया, तो वो कैसे होगा। हम लोग अब इसको कुछ सवाल से देखेंगे। देखिए परसेंटेज इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक तीर से आप बहुत सारे तरह के सवाल को बना सकते हैं। तो हम लोग अब कुछ सवाल लेंगे जो कि बनाते हैं। चलिए, मेरे पास जैसे एक सवाल है, ये आई होप सब कोई ने कर लिया। अब देखिए कि सवाल कितने आसान हो जाएंगे जब हमको परसेंटेज से करने का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये बेसिकली एक सवाल आया था कैट 2021 का सवाल है 2021। ठीक है ना। तो अब किसी को ऐसा नहीं है कि जेएसएससी, मतलब कि आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी लेवल का सवाल होता है वो बहुत ही आसानी से बनना है, आपको उतना मेहनत नहीं लगना है। अब इसमें बोलता क्या है, इसमें बोलता यह है कि 3 लोग हैं, अनु, विनु और मनु। अनु, विनु और मनु। ठीक है, बोलता यह है कि ये 15 दिन में काम कर लेता है किसी काम को, ये 12 दिन में कर लेता है और ये 20 दिन में करता है। ठीक है, क्लियर। 15 डेज में काम ख़त्म करता है, ये 12 डेज में काम ख़त्म करता है, ये 20 डेज में काम ख़त्म करता है। हम ए बी सी भी लेके चल सकते हैं, बट उस समय का जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेएसएससी में भी 2015 वाले में आए हैं, हम उसको भी लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम परसेंटेज जो अभी पढ़े उससे कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल से समझने का। 15 दिन में ये पूरा काम ख़त्म कर रहा, मतलब कि 100% काम ख़त्म कर रहा 15 डेज में, मतलब एक दिन में कितना काम ख़त्म कर रहा है ये 100/15% है ना, मतलब कि 6.66% काम ख़त्म करता है ये एक दिन में। मतलब यहाँ पे सिंपली, अब ये चूँकि आपको समझाने के लिए कर रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं, बट जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको डायरेक्टली पता है कि ये आप वहीं पे क्वेश्चन के ऊपर इसको लिखेगा कि ये 6.66% काम ख़त्म कर रहा है, ये 8.33% काम ख़त्म कर रहा है और ये 5% काम ख़त्म कर रहा है एक दिन में। अब क्वेश्चन कुछ भी दे दे, लेट से 4 आदमी भी लगा दिया, कुछ भी देगा, आप बड़े सिंपली बना सकते हैं उसको। लेट से अब जो एक्चुअल क्वेश्चन था 2021 में, उसमें था कि विनु डेली काम करता था, मतलब कि विनु डेली आके काम करता था, अनु पहला दिन काम किया, उसके बाद अल्टरनेट डे पे आता था, मतलब कि पहला दिन काम करेगा, फिर तीसरा दिन काम करेगा, फिर 5वां दिन करेगा, फिर 7वां दिन एंड सो ऑन। मनु सेकंड दिन पे आया काम करने और फिर अल्टरनेट डे, मतलब दूसरे दिन काम करेगा, फिर 4th डे काम करेगा, फिर 6th डे काम करेगा। जब सवाल देता है तो इट विल लुक टफ लगेगा, बट अभी क्या है कितनी आसानी से बनेगा ये देखिए। द मोमेंट हमने ऐसे कर लिया, अब ए डेली आ रहा, तो फर्स्ट डे क्या काम होगा 8.33% काम होगा जो कि विनु करेगा, प्लस इनका काम होगा 6.66, कितना काम हो गया 15% काम हो गया।
पहले दिन पे, ठीक है। दूसरे दिन पे कितना काम होगा, 8.33 वहीं रहेगा, और अब मनु आएगा काम करने जिसका रेशियो है 5%, ये 5% किया, मतलब कि 13.33% काम हुआ, ठीक है। अब इसके बाद रिपीटेशन है, मतलब कि थर्ड डे पे फिर अनु आएगा, तो हम 2 दिन का काम देख लेते कितना होता है। 2 दिन में कितना काम हो गया, 28.33% आपका 2 दिन का काम है। अब जब मोमेंट आपको 28 दिन दिख रहा है, 28.33 2 दिन में, मेरे को 100% काम कंप्लीट करना है पूरे काम करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि हम 3 दिन जब जाएंगे, मतलब कि 6 दिन जब जाएंगे 6 डेज में, तो हमारा कितना काम हो चुका हो रहेगा, 3 इंटू 28.33, क्लियर है ना। मतलब कि 85% काम हो गया हमारा छठे दिन में। 7वें दिन में फिर ये जाएगा और 15% काम कर देगा, तो 85 और 15 आपका 100%। मतलब कि टोटल काम करने में आपको कितने दिन लगने हैं, 7 दिन। कहीं कोई टफ था, कहीं नहीं। अब ये तो था कैट, देखिए कितना सिंपल सवाल था, भले टफ लगे आपको, और ये रिसेंट का है, मतलब लास्ट ईयर कैट का सवाल है, ठीक है। अब मान ली, देखिए अब केवल क्लियर है तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब लेट्स से कि ये एक्चुअल सवाल को हटाते हैं, अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है किसी चीज़ का। अब इसमें कुछ भी सवाल दे दे, लेट्स से पहले दिन A प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया, दूसरे दिन केवल B प्लस सी ने काम किया, तीसरे दिन केवल C ने काम किया, कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। पहले दिन हम देखेंगे 6 प्लस 6 15%, 15 5 20%, मतलब पहले दिन 20% काम होगा। दूसरे दिन ये दोनों काम करेंगे, 13.33% काम होगा, तीसरे ये काम करेगा। और मान लीजिए बोल दिया इसी साइकिल पे चलते रहा कितना दिन होगा, तो ये 3 दिन में हम देख लेंगे कि 38.33% काम हो रहा है ना 3 दिन में, मतलब 9 दिन में आपको, और 8 दिन के लगभग में ख़त्म हो जाना है। अब किसी भी तरह से इसको आपको अरेंज कर देगा कि A अल्टरनेट डे कर रहा है, B नहीं कर रहा, या फिर एक दिन A कर रहा है, दूसरे दिन B कर रहा, तीसरे दिन C कर रहा, फिर वही साइकिल में चल रहा है। मतलब 3 दिन के साइकिल में आपको 20% काम हो रहा। मान लीजिए मैंने सवाल बना दिया कि इतने इतने काम करते इतने दिन में, और फर्स्ट डे A काम करता है, सेकेंड डे B काम करता है, और थर्ड डे C काम करता है, तो कितने दिन में टोटल काम होगा। तो ऑब्वियस है कि 3 दिन का जो हमारा काम है वो 20% है। एक बार में आपको पता लगना है, कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जब 3 दिन में 20% काम होना, 100% के लिए कितना होगा 3 दिन, ऐसा ऐसा 5 ग्रुप बनेगा, मतलब कि सीधा आंसर होगा 15 डेज आंसर। तो ये मेथड से आप बनाइएगा तो आप कुछ भी सॉल्व कर पाइए बड़े आसानी से। कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे, कुछ भी दे दे, लेट से इसमें एक और डी जोड़ दिया, बोल दिया वो 8 दिन में कंप्लीट करता है, क्या दिक्कत है उसका, फिर हम समझ जाएंगे 8 दिन में है, मतलब कि वो 12.5% काम करता है, फिर हम बना लेंगे फिर से। तो ये मेथड से आप चलिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। ये एक यूज़ हुआ परसेंटेज का, ठीक है। अब हम इसका दूसरा यूज़ देखेंगे। एक तो हमने वो देख ही लिया सेल वाला, सेल में एक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग, परसेंटेज का ही फ़ायदा उसमें देख लेंगे। मान लीजिए x से कोई 20% ज़्यादा है, मतलब कि कितना होगा 1.2x, जो मैंने बताया ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। बोला क्वेश्चन कि b जो है x से 20% ज़्यादा है, मतलब कि b कितना होगा 1.2x होगा।
सेम चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उसमें अब यूज़ देखेंगे। मान लीजिए कि ये आपका सेलिंग प्राइस था। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है? जिस प्राइस पे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जिस दर पे हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य, जिस दर पे बेचते हैं वो विक्रय मूल्य। ठीक है, हम अब उसको प्रॉफिट में करके बेचेंगे तो हमारे को प्रॉफिट होगा, मतलब ज़्यादा दाम पे बेचेंगे, और कम दाम पे बेचेंगे तो घाटा होगा। ठीक है, तो वही हो गया यहाँ पे MF इंटू CP। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान है, 150 रुपये का सामान है, उसको हम 10% के लाभ पे बेचते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अभी सिंपल समझने के लिए 10% प्रॉफिट करके बेच रहे हैं, मतलब कि 1.1 इंटू 50, 55 रुपये आंसर। किसी भी तरह चलेंगे। मान लीजिए लॉस में बेचा, 10% लॉस में, मतलब कि 0.9 हो गया मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इंटू 50, मतलब कि 45 हो गया। ठीक है, अब इसका बढ़िया वाला यूज़ कहाँ पे हमको दिखेगा? तो बढ़िया वाला यूज़ दिखेगा ऐसे। मान लीजिए अभी क्वेश्चन आता है एक आपका कि 12 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 9 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कंफ्यूजिंग? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, बोलने का मतलब क्या है, 12 CP का प्राइस 9 SP के प्राइस के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा। अभी हमने देखा कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या था? मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस में हम जितना एडिशन या लॉस करते हैं उतना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ SP बाई CP जो होता है वो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर देता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब जितना मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज वाला बनाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो जब मेरे को बोल दिया 12 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है 9 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऑब्वियस हो गया कि SP बाई CP कितना हो गया? 9/12। कोई दिक्कत है? 12/9 है क्योंकि ये SP बाई CP, CP इधर आया तो 9 इधर गया, तो 12/9, मतलब 4/3। 4/3 का क्या मतलब हुआ? 4/3 का मतलब हुआ 1.33। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 1.33 है तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 33.33%। तो इस तरह के सवाल को भी बनाने के लिए आपका परसेंटेज, हालांकि इसको हम अलग अलग चैप्टर्स बना के डील करते हैं, लेकिन ओवरऑल सबका कॉन्सेप्ट जो है वो परसेंटेज है। आपका अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप ये सारे सवाल बहुत आसानी से बना पाइएगा। अब खुद से कोशिश कीजिएगा कि कोई भी परसेंटेज मार्केट में देख रहे हैं आपको जो ये दे रहा है, उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कोशिश कीजिए निकालने का, आपको विद इन सेकेंड्स आपको उसका जवाब मिल जाना है। अब इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है सक्सेसिव परसेंटेज, जब दो आइटम हो या एक ही आइटम को बार बार दो बार यूज़ किया जाए। लेट्स से एक बार A% बढ़ाया गया और दूसरी बार B% बढ़ाया गया, तो इफ़ेक्टिव परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा? तो इफ़ेक्टिव परसेंटेज जो होगा वो होगा A प्लस B प्लस AB बाई 100। ठीक है, ये होगा सक्सेसिव परसेंटेज। मान लीजिए अब कोई क्वेश्चन देता है कि कोई रेक्टेंगल है, ये L हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया,
जो लेंथ था उसको 20% इंक्रीज़ किया गया एल को, और ब्रेड्थ को जो था 10% इंक्रीज़ किया गया। तो जो टोटल एरिया था ऑफ रेक्टेंगल वो कितना इंक्रीज़ करेगा? बी डैश कर दीजिए। तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा? तो सिंपल है, यही 20, ये हमारे यहाँ पे ए पुट होगा, ये हमारा बी पुट होगा। मतलब 20 + 10 + 200/100 कट गया, मतलब 32%। सिंपल है ना? तो एरिया हमारा 32% इंक्रीज करेगा। और इस सवाल का यूज़ कैसे किया जा सकता है? और इस सवाल का यूज़ हो सकता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो हम पढ़ते हैं। 1 साल पे 2 साल जब हमारा टर्म रहेगा मान लीजिए, और उस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसमें भी तो सक्सेसिव ही इंटरेस्ट होने वाला है। मान लीजिए बोल दिया सवाल, ये समझ गए होंगे कि 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे 2 साल के लिए हम रख रहे हैं 2 इयर्स, 14% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ठीक है ना? तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अब देखिए, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हम सिंपल समझ रहे हैं, अगर हम परसेंटेज नहीं जान रहे या फिर हम एप्टीट्यूड दिमाग यूज़ नहीं कर रहे, तो हम, लेकिन हम थ्योरेटिकल हैं और मेरे को जानकारी है, हमने पढ़ा हुआ काफ़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे P1 + R/100 T या N जो बोलिए, ये हो गया आपका अमाउंट का, और माइनस P फिर से कर देंगे, तो हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को हम फार्मूला लिखते हैं, जब P कॉमन निकाल लिए तो 1 + R/100 T -1। अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, यही करेंगे ना। यहाँ पे T के जगह पे 2 साल होगा, तो आपको ये बनेगा सवाल, बट आपके टाइम लग जाना है, 2 से 3 मिनट लग जाने हैं। हम जब सक्सेसिव परसेंटेज जान रहे हैं, हम क्या करेंगे, 14% + 14% + 14 × 14, और इधर करते हैं हम क्या करेंगे, 14 + 14 + 14 × 14/100। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा ना। पहले साल का 14%, दूसरे साल भी 14% दे रहे, चेंज करते तो अलग बात थी। मतलब 28 + 14 196 होता है, मतलब 1.96, मतलब इफेक्टिव जो परसेंटेज होगा हमारा 29.96, ऑलमोस्ट 30% है ये। एक बार में हम यहाँ पे देखेंगे 20,000 का कितना परसेंट हो गया, 6,000। आंसर जो होगा हमारा CI 6,000 होगा, उससे एकदम माइन्यूट कम होगा। मतलब अगर आप ऑप्शन में देखिएगा 6,000 से जो थोड़ा सा नीचे होगा, दैट विल बी आंसर। तो द मोमेंट मेरे को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमको ये जो लेंदी मेथड है हम उससे बचते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमने सक्सेसिव परसेंटेज प्रॉफिट में देखा, इसका एरिया निकालने में यूज़ हो गया। अब मान लीजिए इसी को हम डिस्काउंट देते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलेंगे, मान लीजिए कि इसी में यूज़ करते हैं, एरिया वाले में ही। L है, ब्रेड्थ है, L को 20% इंक्रीज़ किए और ब्रेड्थ को 10% रिड्यूस किए, तो इफ़ेक्टिव जो परसेंटेज एरिया में होगा वो क्या होगा, मान लीजिए। तो फॉर्मूला हमारा है A + B, मतलब 20 प्लस रिड्यूस किए, मतलब -10 + 20 × -10/100, मतलब 20 - 10 10 हो गया, प्लस 20 यहाँ पे भी माइनस हो गया 2, मतलब एरिया जो होगा 8% ही इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर ये भी इंक्रीज़ कर रहा था तब क्या हो रहा था, 32% इंक्रीज़ कर रहा था। लेकिन अगर ये डिक्रीज़ कर रहा तो 80% इंक्रीज़ कर रहा। सिमिलरली मान लीजिए सक्सेसिव डिस्काउंट है,
मतलब दोनों डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब एक बार आप 50% डिस्काउंट दिए किसी, जैसे हमने मान लीजिए 1000 रुपये का शर्ट खरीदा, पहले इस पर 50% डिस्काउंट दिया गया, फर्दर फिर 30% डिस्काउंट दिया गया, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। सिंपली हम इस पे पुट करेंगे 80 माइनस 15, मतलब 75% का इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया। अब 75% का इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया, मतलब आपको 25% पे करना पड़ेगा, मतलब 1000 का 25%, मतलब आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। सिंपल, ये बस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ओरली हो जाना है ये सारे सवाल, ठीक है। अब इसी में हम एक और प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज रिलेटेड सवाल देखते हैं, जो पहले कभी एग्ज़ाम में आया हुआ हो, ताकि और क्लियर हो। हम लोग सारे तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मान लीजिए ये एक सवाल है, जैसे आपका कैट 2018 का, मैं इसलिए ये सवाल ले रहा हूँ क्योंकि जो बाकी एसएससी में आए हुए हैं वो इजी हैं, मतलब जो अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। हम लोग उसके लिए भी करेंगे, इसको आप समझ ले रहे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप यहाँ जो भी बैंक पीओ या फिर ये सारी जगह पे आपको हेल्प करने वाला, हर एक के लिए ये सारी चीज़ें वैलिड होंगी, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, एक सेलर जो है वो 15% का डिस्काउंट देता है ऑन रिटेल प्राइस, मतलब जो आपका खुदरा दर है, खुदरा दर पे 15% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। और तो भी ये 2% प्रॉफिट कमाता है। तो क्या कंडीशन होगा कि ये 20% प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। और ऑप्शंस है आपका ए 5% का डिस्काउंट दे रिटेल प्राइस पे, बी 2% का रिटेल प्राइस पे डिस्काउंट दे, सी रिटेल प्राइस को ही इंक्रीज कर दे 2% से, और डी सेल करे एट रिटेल प्राइस। समझ गए सवाल को, मतलब कि रिटेल प्राइस पे ये 15% डिस्काउंट दे रहा, फिर भी 2% प्रॉफिट हो जा रहा है उसको। तो क्या करे ये कि 20% इसको प्रॉफिट हो, ठीक है। अभी हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा है, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हमने पढ़ा 15% डिस्काउंट ऑन रिटेल प्राइस। मान लीजिए रिटेल प्राइस आपका x है, तो 15% मतलब 0.85 हो गया उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कोई डाउट नहीं है। 15% डिस्काउंट दे रहा है तो 0.85 हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 0.85x हो गया रिटेल प्राइस, विच इज इक्वल्स टू 2% प्रॉफिट हो रहा, मतलब कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.02 कॉस्ट प्राइस होगा, जो है ना। सिंपल है। अब पूछता है कि क्या ऐसा कंडीशन हो कि इसको 20% का प्रॉफिट हो, मतलब कि 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि 1.20 CP हो, तभी ना 20% का प्रॉफिट होगा, हम उतने पे बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है, जितना आपकी लागत होती है। तो हम क्या करें कि हमको 1.20 CP मिले, तो पहले CP क्या हो जाएगा हमारा 0.85 बाई
0.02 है ना x, ये हो गया हमारा CP ओरिजिनल। अब हमको क्या चाहिए कि 1.20 CP मिले, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 1.20 इंटू 0.85 x बाई 1.02, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये होगा 0.5 गया, पॉइंट ये हटा, 17 पचे 85, 17 तक 72 से, और 6 दूनी 12, 0.2, 5 दूनी 10, मतलब कि SP इक्वल्स टू x आ गया। मतलब ये हो गया कि आपको जो रिटेल प्राइस है उसी पे अगर सेलिंग प्राइस होगा तो आपको 1.20 CP मिल जाएगा, मतलब कि ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अब इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जितने भी आप चाहेंगे कि फॉल्टी वेट होता है कि स्केल मतलब जो वज़न के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तौल वो कम परसेंट है, या फिर रूलर जो यूज़ करते हैं कपड़ा नापने के लिए वो अगर फॉल्टी है 900 mm का यूज़ कर रहे हैं, बेचने में ज़्यादा 1 मीटर से ज़्यादा का यूज़ कर रहे हैं, सारे कुछ आप चाहें तो इन सब चीज़ों पे बना सकते हैं। और परसेंटेज इतना पावरफुल टूल है कि अगर आपको पता है उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट, आप किसी भी तरह के सवाल को बनाने के लिए सक्षम होंगे। आई होप कि अगर किसी को डाउट होगा तो हम लोग जितने तरह के JSSC CGL या फिर जो भी पहले के क्वेश्चंस होंगे इन सब चीज़ से रिलेटेड आई विल ट्राई कि अगले क्लास में मैं केवल सवाल बनाऊं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आए। उसके बाद हम और भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि मैंने परसेंटेज इसलिए डील किया क्योंकि ये एक टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिक्स को डील कर पाता है, तो वैसे ही क्योंकि टाइम कम है इसलिए। तो आई विल ट्राई कि अगली बार मैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें डील करूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़ हो पाए आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू।